नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनकेएस बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं एनकेएस सर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी 11th की एनसीईआरटी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इसमें अपना चैप्टर चल रहा था कौन सा, सेल बायोलॉजी का। सेल बायोलॉजी के चैप्टर में हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, दूसरा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम देखते हैं क्या आगे के कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति व आंतरिक झिल्ली तंत्र, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको जो भी नीट की इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए आज ये, ठीक है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का पार्ट 2। देखो भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका तक हम पढ़ चुके थे और आज हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। कुछ यहाँ पर कैरेक्टर दिए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी क्या बोलती है उन पॉइंट पर हम बात करेंगे। देखो, यूकैरियोटिक कोशिका जिसे ससीम केंद्रीय कोशिका भी कहा जाता है। सभी आद्य जीव पादप प्राणी कवक में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमने मोनेरा में ओनली प्रोकैरियोट को रखा है, बाकी चारों किंगडम में हमने क्या रखा है, यूकैरियोट को। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त होती है। मतलब कोशिका द्रव्य कैसा होता है, कंपार्टमेंट युक्त होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। मतलब इसके केंद्रक के चारों ओर सुव्यवस्थित केंद्रक झिल्ली मिलती है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय कोशिकीय कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती हैं जिसमें अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होता है। कोशिका कंकाल जैसी संरचना व अनुवांशिक पदार्थ, मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। कुछ कुछ लक्षण इनके भिन्न होते हैं जो हम बात करेंगे कौन से भिन्न होते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक व एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है। ये पादप कोशिकाओं का लक्षण है कि एक बड़ा सा क्या होता है उसमें बेटा कि कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। लवक उपस्थित होता है पादप कोशिका में, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। एक बड़ी सेंट्रल में क्या होती है, रसधानी पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है ये तीनों संरचनाएं। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारककाय सेंट्रियोल मिलता है जो कि जंतु कोशिकाओं में ही क्या होता है, उपस्थित होता है, और पादप कोशिकाओं में क्या है, अनुपस्थित होता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में ये लिखा हुआ अनुपस्थित होता है। अब यहाँ देखेंगे हम कि प्रत्येक कोशिका की अंगक की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास में क्या ये दो डायग्राम है, एक तो पादप कोशिका का और एक जंतु कोशिका का। ये डायग्राम आप लोगों का देखो दिख रहा है, ये बड़ी सी रसधानी है, ये बड़ी सी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये लिखा हुआ रसधानी। तो ये तो हमारी कौन सी है, पादप कोशिका, और ये बेटा हमारी क्या है, जंतु कोशिका। दोनों में ये क्या है बेटा, एक केंद्रक है और ये केंद्रक के ऊपर क्या है, केंद्रक आवरण है। अब केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर केंद्रक से लगा हुआ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो पार्ट का होता है, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। गोल्जिका इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। फिर बाहर इसमें दोनों में जीव द्रव्य झिल्ली मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, जीव द्रव्य झिल्ली मिलेगी। और पादपों में स्पेशली क्या मिलती है आप लोगों को, क्या मिलती है भाई, कोशिका भित्ति मिलती है। यहाँ पर क्या मिलती है बेटा आप लोगों को, कोशिका भित्ति मिलती है। राइबोसोम है, कोशिका भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका है, कोशिका झिल्ली उपस्थित है, पेरोक्सिसोम जो माइक्रोबॉडीज है, कोशिका द्रव्य है, हरित लवक है, मध्यवर्ती तंतु है, एक्टिन है, सूक्ष्म नलिका है, जीवद्रव्य तंतु है, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका है, लाइसोसोम है। ये सब क्या है आप लोगों की पादप कोशिका में। इसी तरह से ये सब संरचनाएं भी कहाँ पर है, जंतु कोशिकाओं में, लेकिन लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। तारककाय, देखो यहाँ पर ये तारककाय, ये केवल जंतु कोशिका में उपस्थित है, पादप कोशिकाओं में क्या है, ये अनुपस्थित है। इसका क्या काम होता है आगे बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो भाई स्टार्ट, कोशिका झिल्ली के बारे में। इन्होंने क्या बताया, अब यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बारे में बता रहे हैं कि कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बारे में बताया गया है और फिर कोशिका भित्ति के बारे में बताया गया है। अभी हमने बात करी कि कोशिका चारों ओर एक आवरण होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होगी,
जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित होगी। अब ये बनी किसकी होती है? जैसे कि हमारा घर होता है, उसके चारों ओर एक बाउंड्री होती है, तो उसी तरह से कोशिका अपने चारों ओर क्या करती है? एक बाउंड्री बनाती है। यह बाउंड्री स्पेशली यहाँ पर इसके लिए कुछ मॉडल दिए हुए थे। हमारा सबसे बेस्ट मॉडल होता है तरल मोज़ेक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी कोशिका झिल्ली है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड कौन सा होता है? फास्फोलिपिड होता है। चलो भी देखते हैं। वर्ष कोशिका झिल्ली वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इससे पहले स्टडी करी लेकिन इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई थी। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः बेटा ये लिखा हुआ लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड में भी कौन सा लिपिड होता है बेटा? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है बेटा? हेड और टेल पोर्शन होते हैं उसके, जो दो सतहों में व्यवस्थित होती हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। लिपिड क्या बोल रहा है ये भाई? झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। किस तरह से होते हैं? जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जल बीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर। बेटा इस तरह से होता है ये। देखो यदि मैं बात करूं, यहाँ पर ये मैंने कोशिका झिल्ली बना दी। क्या बना दी? कोशिका झिल्ली। इसका मुझे इतना सा पोर्शन देखना है, ये इतना सा पोर्शन। इस इतने से पोर्शन को मैं बाहर ले गया यहाँ पर, ये देखो। तो इस तरह से ये दिखाई देता है। ये यहाँ पर ये लिपिड में ये वाला पार्ट तो है हेड और ये वाला पार्ट है बेटा टेल। तो ऊपर हेड और नीचे टेल, तो इसमें भी ये रही टेल और ये रहा हेड। तो ये वाला और ये वाला दोनों सिरों की बात कर रहे हैं भाई। हेड का क्या फंक्शन है? हेड क्या है? लविंग है, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है। और टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक है। यही बोल रहा है ये। देखो जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, ध्रुवीय सिरा मतलब पोलर, और पोलर क्या होता है? वाटर लविंग होता है। जल भी क्या है आप लोगों का? पोलर है। और जल बेरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर। जल बेरु मतलब जल से दूर जाने वाला, अंदर की ओर होता है। इसे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छीय जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। मतलब जो नॉन पोलर टेल है ना, वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती हैं। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। बेटा इसकी जो डायग्राम है इन्होंने ये बताया है इस तरह से। देखो ये रहा, इसमें ये पोर्शन जो आपको दिखाया गया है ये लिपिड को शो करता है। किसको शो करता है बेटा? लिपिड को। ये लिपिड का हेड है और ये लिपिड का टेल है। इसके साथ ही इसमें प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन इसमें धसे हुए होते हैं जिनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और कुछ सरफेस पे होते हैं उसको बोलते हैं आप लोगों के क्या? पेरिफेर प्रोटीन। ये रहा फास्फोलिपिड की द्विसतह है और ये परिधीय प्रोटीन है, और इस पर कुछ ब्रांचेस होती है इस तरह से। ये होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट शुगर की, और इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी होते हैं। इस तरह से इसकी संरचना के बारे में बताया गया है। अब देखो हम पढ़ रहे थे जो, चलते आगे। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से ये स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। अब बेटा यहाँ पर ये बात बहुत सही बोल रहा है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मनुष्य की लाल रुधिर मतलब आरबीसी, इरिथ्रोसाइट जो बोलते हैं, कि कोशिका झिल्ली में 52% प्रोटीन, 52% तो क्या है बेटा? प्रोटीन है, और 40% क्या है बेटा? लिपिड है। फैट कितना है? कम होता है, और प्रोटीन हमेशा ज़्यादा होता है। प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो इंटीग्रल जो उसमें फंसा हुआ है, और एक पेरिफेरल परिधीय। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होते हैं, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। अब देखो इसके लिए मॉडल आया जो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना मतलब मॉडल 1972 में सिंगर एल निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया। किसने दिया बेटा? सिंगर एल निकोलसन ने, जिसे तरल क्रीमर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण
फास्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति कर सकता है। क्या बोल रहा है ये? लिपिड की अर्धतरलीय गति के कारण जो प्रोटीन है वो पार्श्विक मतलब लैटरल मूवमेंट कर सकता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी उतना ज़्यादा उसमें मूवमेंट होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, किसके? कोशिका झिल्ली के बारे में। देख लेते हैं एक बार फिर हमारी जीवद्रव्य झिल्ली का तरल क्रीमर मॉडल। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर बेटा इसमें अब झिल्ली में ट्रांसपोर्ट की बात भी करेंगे हम, स्थानांतरण। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कमरा है उसमें कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं है तो वो कमरा कुछ काम का भी नहीं होगा। तो खिड़की दरवाज़ा क्या है? जैसे कोई पार्टिकल्स आ रहा है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, कोई आयंस जा रहा है तो उसके लिए मूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए सिस्टम, जिससे कुछ पार्टिकल्स को अंदर लाया जाए और जो काम के नहीं है उसे बाहर भेजा जाए। तो यहाँ पर आप लोगों का पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव से मतलब है कि यहाँ पर कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब नो एनर्जी एक्सपेंड। और यहाँ पर एक्टिव का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग क्या देंगे बेटा? एटीपी देंगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो नॉर्मली हो जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं कि डिफ्यूजन, जैसे कि हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। नॉर्मल यही होता है। मूवमेंट क्या होते हैं? अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं की गति होती है। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, फैसिलिटेड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन है और ये कहाँ आ रहे हैं बेटा? लो कंसंट्रेशन की ओर। फैसिलिटेड डिफ्यूजन पर्टिकुलर किसी माध्यम के हो रहा है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। अब यहाँ बात कर रहा है कि यहाँ तो हाई या लो दोनों हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? उसको भेज रहे हैं, या तो इधर भेज रहे हैं या फिर उधर से उधर जा रहा है। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा? एटीपी की रिक्वायरमेंट है। क्या है बेटा? एटीपी की रिक्वायरमेंट है। एटीपी लगेगा तो मॉलिक्यूल जाएगा और एटीपी लगेगा तो मॉलिक्यूल इधर आएगा। आगे बात समझ में? तो एक्टिव और पैसिव ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर है आप लोगों का? एनर्जी एक्सपेंडिचर। झिल्ली की तरीय प्रगति, इसके कार्य, कोशिकीय वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्त्रवण, अंतरकोशिक व कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। कि झिल्ली जितनी तरल होगी ना, कौन? कोशिका झिल्ली, तो उसमें क्या होगी? कोशिका की वृद्धि भी अच्छी होगी। अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण मतलब कोशिका के अंदर हम बात करें कि यहाँ पर दूसरी कोशिका से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी इजीली हो पाएगा। स्त्रवण, अंतःकोशिकीय कोशिका विभाजन आदि। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज एक कोशिका दूसरी कोशिका से अणुओं व आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे करती? इसी के थ्रू करती है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनात्मक पारगम्य होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलयन सांद्रता प्रवणता के अनुसार, जिसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर आ जाते हैं। उदासीन विलयन की तरफ विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। लेकिन कब हो ये? अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली के वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयंस व अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जैसे कि नॉर्मल हाई से लो होता है, लेकिन यहाँ क्या पर रहा है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा की आधारित प्रक्रिया होती है, जिसे हम एटीपी का उपयोग करते हैं। और सक्रिय परिवहन यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम या सोडियम आयन व पोटेशियम आयन पंप। किस में पढ़ते हैं हम? ये हमारे नर्वस सिस्टम में। हमारे नर्वस सिस्टम में किसमें? नर्व सेल में, ठीक है। ब्रेन के जो हमारे नर्व सेल्स उसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, चलो आगे, भित्ति। एक तो हमने पढ़ ली कोशिका झिल्ली, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति। आपको यदि याद होगा कि कवक व पादपों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ व निर्जीव आवरण को हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है और कवक में भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति को केवल यांत्रिक हानियां व संक्रमण से ही रक्षा नहीं करती, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क भी बनाए रखने का कार्य करती है।
शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है क्या बनता है। देखो क्वेश्चन यहां से बनता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, गैलेक्टेंस व मैन्नोज व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। शैवाल की, ठीक है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैन्नोज व खनिज कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि दूसरी ओर पौधों में सेलुलोज व हेमिसेलुलोज पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। और नवपादप कोशिका में, कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ क्या होती है, घटती जाती है। और इसके साथ ही कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीयक भित्ति का निर्माण होने लगता है। मतलब आप लोगों को यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि सबसे बाहर की ओर जो दिख रही है ये है आप लोगों की प्राइमरी वॉल, ये है प्राइमरी वॉल, ठीक है, ये रहा प्राइमरी वॉल। बेटा उसको आप लोगों का मिडिल लेमिला या मिडिल लेमिला बोल सकते हैं हम, आप लोगों का रेड कलर वाला क्या बोल सकते हैं, मिडिल लेमिला। तो येलो कलर वाली है जो है प्राइमरी वॉल। फिर आप लोगों की ये है, आप लोगों की किसमें इंक्लूड हो जाएगी, आप लोगों की सेकेंडरी वॉल में। सेकेंडरी वॉल में ये है S1, ये है S2 और ये है S3। S1, S2 और S3 ये तीनों मिलकर बना रही है सेकेंडरी वॉल। और बाहर वाली को हम बोल देंगे क्या, ये है आप लोगों का मिडिल लेमिला प्लांट सीमेंट। इस तरह से ये ट्रांसफर सेक्शन है किसका, सेल वॉल का। देखो अब आगे, मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, यहां भी याद रखना क्वेश्चन आता है। और जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए वह पकड़े रहती हैं, कौन, मिडिल लेमिला, प्लांट सीमेंट भी कहा जाता है इसे। कोशिका भित्ति व मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कोशिका भित्ति व मध्य पटलिका। कोशिका भित्ति तो ये रही और मध्य पटलिका ये आप लोगों की हम बात कर रहे थे, कौन सी होती है मध्य पटलिका, ये रही डायग्राम में मिडिल लेमिला, इसको बोलते हैं मध्य पटलिका। आड़े तिरछे रूप में व्यवस्थित होते हैं जो आपस में कोशिका द्रव्य को जोड़े रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई, मध्य पटलिका की हो गई, कोशिका भित्ति की बात हो गई। तो कोशिका भित्ति के साथ में एक और डायग्राम है, यहाँ पर देखो इधर ये डायग्राम भी है। सबसे बाहर है प्राइमरी मिडिल लेमिला, देन प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल में S1, S2, S3 ये डायग्राम आप लोगों का है। सेलुलोज, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज है लिग्निन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। अब यहाँ पर हम बात करें कोशिका भित्ति के बारे में, और केवल पादपों में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार व आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। जंतु की होती ही नहीं है, जंतुओं में तो ये तो गलत है भाई। पादपों में सेलुलोज की है, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन की, कवक में काइटिन। चलो भैया आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने यहाँ पर सिस्टम स्टार्ट होंगे, जो अंगक उनकी बात करेंगे, सेल ऑर्गन की हमने पढ़ ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब हम हमारा जो हाउस का एरिया था उसमें वॉल को कंप्लीट करते हुए अंदर आएंगे। तो उसमें रूम होंगे, अलग अलग रूम में अलग अलग सामान होंगे आप लोगों के। तो यहाँ पर जो बड़ा सा अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अंतःझिल्ली तंत्र। अंतःझिल्ली तंत्र या आंतरिक झिल्ली तंत्र या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी इसे कहा जाता है। और इसका निर्माण किससे होता है बेटा, 4 ऑर्गन से होता है। कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडी से आप लोगों का लाइसोसोम बनता है, और लाइसोसोम से यहाँ पर हम बात करेंगे वैक्यूल। तो 4 ये अंगक मिलकर बनाते हैं अंतःझिल्ली तंत्र। पढ़ते हैं इनके बारे में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। देखो इधर, झिल्लीदार अंगक का कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अतः उन्हें झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। जिनके कार्य क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको झिल्ली का तंत्र के अंदर रखा जाता है। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःप्रदेवी जालिका, गोल्जी काय, लयन काय व रसधानी आते हैं। और यहाँ से आप लोगों का नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बेटा यहाँ पर लिख देते हैं, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया था 2000 आप लोगों का 23 में। रसधानी, सूत्रकणिका, हरित लवक, पेरोक्सोसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र में नहीं रखा जाता। देखो ये डायग्राम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
फिर गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। केंद्रक के पास में आप लोगों का ईआर, ईआर से यहाँ पर आप लोगों का मटीरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का, कौन कौन सा, स्मूथ एंड रफ। रफ आप लोगों का क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, उसको पैक करके वेसाइकल में गोल्जी बॉडी में लाया जाएगा। गोल्जी बॉडी आप लोगों का लिपिड को कन्वर्ट करेगा और प्रोटीन को भी कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। तो यहाँ पर फिर ये इसमें से लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, किससे, गोल्जी बॉडी से, और वैक्यूल का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 का फॉर्मेशन होगा। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। देखो ये एक बड़ा सा डायग्राम है आप लोगों का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। देखो ये रहा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये है आप लोगों का न्यूक्लियस, ये अंतःप्रद्रवी जालिका, ये है स्मूथ ईआर और इधर वाली है रफ ईआर। अब स्मूथ ईआर या रफ ईआर दोनों की बात कर लेते हैं। इन्होंने बनाया, स्मूथ है तो ये लिपिड बनाएगी और रफ है तो ये प्रोटीन बनाएगी। सेकेंड स्टेप में ट्रांसपोर्ट वेसाइकल सिस फेज से अंदर डाला जाएगा और यहाँ सिस्टर्नी में कुछ होगा, चेंजेस होंगे, इसमें केमिकल चेंजेस होगा और ट्रांसफेज से बाहर निकाल दिया जाएगा 4th नंबर। अब यहाँ पर जो 4th नंबर है इसमें से कुछ मटेरियल तो कौन ले जाएगा, लाइसोसोम पैक कर लेगा अपने आप में। इसमें क्या होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये पैक कर लेगा तो लाइसोसोम बनेगा। अदरवाइज जो काम का नहीं है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा सेक्रेटरी वेसाइकल्स के थ्रू। तो ये आप लोगों के चारों इससे रिलेटेड है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। नेक्स्ट चलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस के पास होता है। ये 2 तरह का होता है, चिकनी और खुरदुरी। चिकनी लिपिड का सिंथेसिस करती है, खुरदुरी प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स, देखो अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिकावत व बिखरा तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं, उन्हें खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति में अंतःप्रद्रवी जालिका चिकनी लगती है और अतः इसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इनमें खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुत तरह से मिलती हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मिलती है, ये काफ़ी फैली हुई होती है, केंद्र के बाह्य झिल्ली तक फैली रहती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, का मुख्य स्थल है और लिपिड संश्लेषण की बात करें कौन सा, स्टीरॉइड हार्मोन चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का नीट का क्वेश्चन आया है यहाँ से। तो देखो डायग्राम, ये न्यूक्लियस आप लोगों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है केंद्रक में केंद्रक छिद्र, और ये आप लोगों की खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इस पर क्या लगे हुए हैं, ये राइबोसोम लगे हुए हैं। और इधर वाली क्या है बेटा, ये चिकनी है। ये कौन सी है, चिकनी, स्मूथ है। और डायग्राम देख लेते हैं इसके, ये रहे इस तरह से, ये स्मूथ है और ये रफ है। अब इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस किस में डिफरेंस है आप लोगों का, RER और SCR में। RER किस वजह से, ATS राइबोसोम बाइंड विद देयर लार्ज सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ 2 ग्लाइकोप्रोटीन। अब राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से द सरफेस ऑफ रफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ATS जो राइबोसोम है उसकी लार्ज सब यूनिट्स है। बेटा यहाँ पर मैं बनाऊँ कि इसकी 2 सब यूनिट होंगी, ये इस तरह से, कौन कौन सी होगी, एक तो आप लोगों का बात करें ये होगी 40S और ये होगा 60S, ये है आप लोगों का 80S। तो हमारा बात कर रहे हैं कि ये राइबोसोम है, इस तरह से। तो राइबोसोम की इस वाली सरफेस से कौन सी लार्ज सब यूनिट अटैच्ड हो रही है, किसकी वजह से, राइबोफ्लोरिन की वजह से। क्वेश्चन यहाँ से आता है और आया है आप लोगों का इंपॉर्टेंट, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकंड की सहायता से। राइबोसोम एंड राइबोफ्लोरिन आर एब्सेंट स्मूथ में, इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चरली, कौन सा वाला, ये वाला, लेस स्टेबल है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसाइकल। सिस्टर्नी एंड वेसाइकल क्या होते हैं, देखो डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ, यहाँ पर अभी आएगा आगे, सिस्टर्नी एंड वेसाइकल अभी आने वाला है।
इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, नलिका जैसी संरचना होते हैं। अबंडेंटली अकर्स इन सेल विच एक्टिवली एंगेज्ड इन अ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा वहां लीवर हो गया, पेनक्रियाज होगा एंड गॉबलेट सेल हो गई। और जहां पर किसकी बात करेंगे, लिपिड की। अबंडेंटली अकर्स इन सेल कंसर्न्ड विद ग्लाइकोजन लिपिड मेटाबॉलिज्म, एडिपोज टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल, मसल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। वहां पर आप लोगों का कौन सा मिलेगा बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इधर आ गया। नेक्स्ट कौन सा है अपना, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण मतलब गोल्जी बॉडीज। कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिकाओं में देखी। कहाँ देखी, नर्वस सिस्टम में। तंत्रिका सिस्टम, नर्वस सिस्टम की मतलब हमारी बात कर रहे हैं कि ब्रेन की सेल में, नर्व सेल में, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाए कहा गया, कैमिलियो गोल्जी के बेसिस पर। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार थैली या कुंड से मिलकर बनी होती हैं, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे से समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं। कैसी संरचनाएं होती है बेटा, ये इस तरह की, ये रही सिस्टर्नी, ये रही सिस्टर्नी, इस तरह से होती है सिस्टर्नी। ठीक है, देखो आगे, जिसे जालिकाएं कहते हैं। गोल्जिकाए में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड में केंद्रक के पास केंद्रित व्यवस्थित होते हैं। इसके निर्माणकारी सतह, दो फेस हो गई बेटा, एक तो सिस और ट्रांस। निर्माणकारी सतह उन्नतोदर सिस व परिपक्व सतह उत्तलाउतल ट्रांस होती हैं। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। सिस कहाँ होती है, केंद्र की ओर, ट्रांस होती है कोशिका झिल्ली की ओर। गोल्जिकाए का मुख्य कार्य ये रहा, द्रव को संविष्ट कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य अंगों तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना। गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दोनों टाइप का है, रफ और स्मूथ। रफ ने बनाया प्रोटीन और स्मूथ ने बनाया लिपिड। इनको पैक करके जहां टारगेट ऑर्गन है वहां तक भेज रहा है। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। संविष्ट द्रव को अंतःप्रदेवी जालिका से पुटिकाओं के रूप में गोल्जिकाए के सिस सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जिकाए का अंतःप्रदेवी जालिका में निकट संबंध है। अंतःप्रदेवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण और जो गोल्जिकाए के ट्रांस सिरे से निकलते हैं के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जिकाए क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल है। और ये किससे मिलकर बने हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकल इस तरह से होती है और ट्यूबल्स इस तरह से होती है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है किसका, गोल्जी बॉडी का। अब देखो यहाँ पर और डायग्राम है आप लोगों का, ये रहा। ये पूरा एक सेल है, इसमें ग्रीन वाला अपना गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसाइकल्स ले रहा है सिस फेस की ओर, और बी वाला अंदर गया, सी वाला उसको कन्वर्ट किया, डी वाला है ट्रांसफेस, उसको रूपांतरित करके बाहर भेज रहा है। सिक्रेटरी वेसिलियर वेसाइकल और ये सिस्टर्नी। इस तरह से आप लोगों का गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, एक ट्रैफिक मैन की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। यह झिल्ली पुटिकीय संरचना होती हैं, ये भी गोल्जिकाए से बनी है और इसमें डिफरेंट 50 टाइप के आप लोग 50 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। सबसे ज़्यादा एंजाइम वैसे तो आप लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं, याद रखना। यह झिल्ली पुटिकीय संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाए में बनती हैं। कहाँ बनती है, गोल्जिकाए में। पृथकीकृत लयनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम, हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पचाने में क्या होते हैं, ये सक्षम होते हैं। देखो ये डायग्राम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन गया गोल्जी बॉडी के पास, गोल्जी बॉडी ने उसको क्या किया, कन्वर्ट किया और लाइसोसोम बन गया। ये लाइसोसोम में देखो डिफरेंट टाइप के क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। इधर से फूड आ रहा था, इस फूड को लाइसोसोम ने एनग्लव किया और डाइजेस्ट किया। जो इसके काम का था वो यहाँ रह जाएगा, बाकी को ये बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा बेटा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। कौन, लाइसोसोम। वैक्यूल की बात कर लेते हैं। रसधानी कोशिका द्रव्य में स्पेशली प्लांट में कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, सुन लो,
वो भी इसमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती हैं। क्या होती है बेटा? सिंगल लेयर। और इसकी लेयर को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है। इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरती है। देखो ये वाला एरिया, ये बड़ी सी जो है रिक्तिका है। पादपों में या पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत, किसकी बात कर रहा है बेटा? ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित हो जाते हैं। इस कारण इसकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य में अपेक्षा काफी अधिक होती है। किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? किसमें भाई? वैक्यूल में। अमीय संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं में आद्य जीवों में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थ को निगलने में किया जाता है। अमीबा क्या करता है बेटा? उसका सूडोपोडिया बनाता है, फूड के चारों ओर उसे एनगल्फ कर लेता है। यहाँ तक अपना पोर्शन कंप्लीट हुआ सेकंड पार्ट का। सेल बायोलॉजी में कोशिका भित्ति पढ़ी, कोशिका झिल्ली पढ़ ली हमने, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और क्या पढ़ा हमने इसमें? वैक्यूल। इसके आगे हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको जो भी डाउट है आप मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है? थैंक यू सो मच।